तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ किस्मत की हुकूमत चलती। यहाँ कोई भी किस्मत के खिलाफ नहीं जाता। हमारा हीरो चांगशेंग भी इन्हीं कठपुतलियों में से एक था। वो ब्रोकन मेरिडियंस के साथ पैदा हुआ और दुनिया ने सोचा कि ये तो ऐसे ही मारा जाएगा। चांगशेंग का जिस्म कमजोर था, उम्र छोटी थी और एक ऐसा फ्यूचर जो पहले ही हार चुका था। मगर कुछ लोग सिर झुकाने से इनकार कर देते हैं। चांगशेंग ने भी वही किया। वो कल्टीवेशन के जरिए अपनी तकदीर को पलटना चाहता था। ये कहानी जीत की नहीं बल्कि हार ना मानने की है। दिस इज नॉट डेस्टिनी, दिस इज अ चॉइस, दिस इज द वे ऑफ चॉइसेस। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो चांगशेंग को देख पाते हैं, जो कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए कई मीलों का सफर तय करके शेंदो सिटी जाना चाहता था। वो इतना ज्यादा रहमदिल था कि उसने अपना खाना भी एक परिंदे को दे दिया और भूखे पेट अपना सफर शुरू किया। अब सफर में उसके सामने दो रास्ते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सा रास्ता उसे शेंदो सिटी तक पहुंचा देगा। और तभी वो परिंदा वहां पर पहुंच गया जिसे चांगशेंग ने अपना खाना दिया था। उसने चांगशेंग को सही रास्ता गाइड किया, जिसकी मदद से चांगशेंग फाइनली शेंदो में पहुंच चुका था। वेल, यहाँ की तियांदाओ अकेडमी शेंदो की सबसे फेमस और प्रॉस्परस अकेडमी मानी जाती थी। इसे ज्वाइन करने के लिए अक्सर ही भीड़ लगी रहती। साथ ही वहाँ के नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि जो भी पर्सन डोर को ओपन करेगा सिर्फ वही रिटर्न एग्जाम दे सकता है। तो एक बंदे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डोर को ओपन करने की कोशिश की, मगर दरवाजे की मैजिकल पावर ने उसे उठाकर नीचे पटक दिया। जहाँ सभी लोग उस बंदे का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं पर चांगशेंग ने उसे मोरल सपोर्ट दिया और अब वो भी उस डोर को ओपन करने जाने वाला था। लेकिन तभी एक कल्टीवेटर तुरंत ही उसकी पल्स को चेक करते हुए उसकी कल्टीवेशन लेवल का पता करने लगा। वो अपने साथियों से कहने लगा कि अरे कल्टीवेशन की पहली लेवल तो छोड़ो, ये बेवकूफ तो अभी तक अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी अवेकन नहीं कर पाया। तो चांगशेंग उसे बताता है कि मैंने तो अभी तक अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत ही नहीं की, इसलिए तो मैं तियांदाओ अकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही वो बंदा शॉक होते हुए कहने लगा कि ये एक नंबर 1 अकेडमी है। यहाँ पर लोग कल्टीवेशन की शुरुआत करने नहीं आते, बल्कि यहाँ पर तो बस जीनियस को ही अलाउड किया जाता। मगर चांगशेंग उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे उस डोर के पास पहुंच जाता है। इधर कल्टीवेटर्स आपस में ही शर्त लगा रहे थे कि चांगशेंग कितनी दूर फेंका जाएगा। तो चांगशेंग अपने माइंड में ही वहां लगी फॉर्मेशन डिस्क को स्टडी करने लगा। ये डिस्क सेंसरी स्टोन और गैलेरी से बनी हुई थी। सेंसरी स्टोन ट्रू एसेंस को एब्सॉर्ब करता है और फिर इसकी कोर उसे लॉक कर देती। अगर ट्रू एसेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो ये डिस्क गैलेरी को एक्टिवेट कर देगी, जिससे उस बंदे को दूर पुश किया जाएगा। चांगशेंग तुरंत ही समझ गया कि ये तो एक नॉर्थ विंड फॉर्मेशन है, तो उसने अपने माइंड में ही इसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। चांगशेंग ने भले ही आज तक कल्टीवेट नहीं किया था, मगर नॉलेज के मामले में कोई उसे बीट नहीं कर सकता। उसने यहाँ पर न जाने कितने ही सारे फॉर्मूलाज का यूज करके इस मुश्किल से फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। जो देखते साथ ही वहाँ मौजूद बंदों के मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन दरवाजा ओपन करते साथ ही एक मास्टर तुरंत ही चांगशेंग पर अटैक कर देता है। हालांकि तभी टांग 36 नाम के बंदे ने अपनी सोर्ड से उस मास्टर के अटैक को रोक दिया। वेल, इस मास्टर का नाम है साओ और ये तियांदाओ अकेडमी का एल्डर था। वहीं पर टांग 36 सीसी अकेडमी का डिसाइपल है। वो कहने लगा, साओ तुम एक ऐसे बंदे को बुली कर रहे हो जिस बेचारे ने तो अभी तक कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की। तुम्हें तो अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। उतने में ही तियांदाओ अकेडमी के लीडर माओ क्यू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साओ से कह रहे थे कि तुमने अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बताओ यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतना ज्यादा भड़क गए। तो साओ तुरंत ही बताने लगा कि इस बंदे ने हमारे डोर पर लगे हुए मैकेनिज्म को ब्रेक कर दिया। इसे चीटिंग करने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो चांगशेंग तुरंत ही माओ क्यू को रिस्पेक्ट देते हुए बताने लगा कि नोटिस बोर्ड पर लिखा गया है कि जो भी इस डोर को ओपन करेगा उसे ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहाँ पर दरवाजे को ओपन करने की कोई भी पर्टिकुलर मेथड लिखी गई नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी रूल को ब्रेक किया है। मगर साओ तो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो कह रहा था कि तुम तो अभी तक कल्टीवेशन की फर्स्ट लेवल मैरो क्लिंजिंग पर भी नहीं पहुँच पाए, तो तुमने हमारी तियांदाओ अकेडमी को ज्वाइन करने के सपने कैसे देख लिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, मॉर्टर रेल्म के बेकार लोग हमारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब ये सुनकर ही चांगशेंग उसे बताता है कि अगर आप लोग बस जीनियस को ही एडमिशन देना चाहते हैं तो अपने इस फेक नोटिस को हटा दीजिए। मैंने आपके अकेडमी के रूल्स को पढ़ा था। आर्टिकल 4 के चैप्टर 17 में लिखा गया है कि रिटर्न एग्जाम देने के लिए एक कल्टीवेटर होना जरूरी नहीं। 11 साल पहले आपके एल्डर्स ने इस रूल को बनाया था। सेक लीडर माओ क्यू तो चांगशेंग के नॉलेज से ही हैरान हो गए। उन्होंने चांगशेंग को एग्जाम देने के लिए तुरंत ही अलाउड किया। यहाँ पर चांगशेंग एक और बंदे के लिए भी रिक्वेस्ट करता है जो थोड़ी देर
देर पहले ही डोर को ओपन करने में फेल हो गया था। तो मास्टर माओक्यू ने उसे भी इजाजत दे दी। जो देख साओ की तो खून में ही आग लग गई। वो कह रहा था कि एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे जैसा बंदा कभी इसे पास नहीं कर पाएगा। मगर चांगशिंग उसे इग्नोर कर सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। यहाँ पर उन्हें टोटल 36 वॉल्यूम्स दिए गए थे। हर एक स्क्रोल को पूरा करने में 15 मिनट्स का वक्त दिया जाएगा। जो भी 15 मिनट में एक स्क्रोल का जवाब लिख नहीं पाया उसे तुरंत ही फेल किया जाएगा। वेल चांगशिंग ने 3000 डाओ स्क्रिप्चर की पढ़ाई की थी। इनफैक्ट उसने अपने दिमाग में एक इल्यूजनरी लाइब्रेरी भी बना ली है, जहाँ पर उसने पढ़ा हुआ हर एक मैनुअल मौजूद था, जिसके चलते चांगशिंग मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसानी से सॉल्व करने लगा। इसी दौरान न जाने कितने ही सारे स्टूडेंट्स फेल हो चुके थे। जलकुटा साओ तो उसके हर एक जवाब को देखकर ही हैरान हो गया। वेल तियांदाओ एकेडमी के इतिहास में आज तक किसी ने भी 36 वॉल्यूम्स पूरे नहीं किए थे, मगर चांगशिंग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबको पता था कि ऐसा ही कारनामा वांग नाम के एक मॉर्टल ने किया था, जिसे आज तक एक लेजेंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन चांगशिंग ने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। इधर साओ को तो काफी ज्यादा टेंशन आ जाती है और उतने में ही डिवाइन जनरल की खास सर्वेंट शुआंग वहाँ पर पहुँच गई। वो साओ से कह रही थी कि हमारी लेडी जू ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। उस पैगाम को पढ़ते साथ ही साओ के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई। अब थोड़ी देर में रिजल्ट की नोटिस लगाई जाती है। चांगशिंग ने जिस बंदे की मदद की थी उसने भी एग्जाम क्लियर कर लिया, मगर चांगशिंग का नाम उस लिस्ट पर मौजूद ही नहीं था। तो साओ से बात करने चला गया। वो कह रहा था कि मैं अपने रिजल्ट्स को रीचेक करवाना चाहता हूँ, मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। जिस पर साओ कहने लगा कि तेरा नाम उस लिस्ट पर नहीं है तो इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला, और तेरा नाम उस लिस्ट पर होना भी क्यों चाहिए। तभी टांग 36 वहाँ आकर कहता है कि नाम तो इसका होना ही चाहिए। इसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया था। तो साओ कहने लगा देखो तुम बीच में दखल मत दो। जिस पर टांग 36 कह रहा था कि अरे लेकिन बीच में दखल देना तो मेरी फेवरेट हॉबी है, चल जल्दी बता इस बंदे का नाम लिस्ट पर क्यों नहीं लिखा गया। तो साओ से धीरे से कहता है मेरे बाप प्लीज शोर मत मचा, देख मैं तुझे कोई रीजन नहीं दे सकता। साथ ही वो चांगशिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगी। जो सुनते साथ ही टांग 36 तो साओ की पिटाई करने ही वाला था, मगर चांगशिंग ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि मेरे लिए तुमने स्टैंड लिया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तियांदाओ एकेडमी अगर मुझे एडमिशन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। तो टांग 36 हैरान होते हुए उससे पूछता है कि मेरे भाई क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, इन लोगों ने तुम्हें बेवजह रिजेक्ट किया है। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अगर रीजन ज्यादा सॉलिड हो तो ही गुस्से में अपना खून जलाओ। टांग 36 तो उसकी बातें सुनते ही समझ गया कि ये बंदा काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए वो चांगशिंग को डिनर पर इनवाइट करता है। इन दोनों ने फॉर्मली एक दूसरे को अपने नाम बताकर इंट्रोड्यूस किया। टांग 36 कह रहा था कि तुम इतने स्मार्ट हो मगर तुम्हारा नाम काफी ज्यादा साधारण रखा गया। जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि मेरा नाम जरूर से साधारण होगा मगर इसका मतलब काफी अच्छा है। वैसे आपके नाम के सामने 36 लगाया गया, क्या आप अपने फैमिली के 36वें बेटे हो। जो सुनते साथ ही टांग की तो हंसी छूट गई। वो कह रहा था मेरे भाई मेरी मदर इतने सारे बच्चे पैदा नहीं कर पाई। दरअसल 36 ये मेरी अजूर क्लाउड लिस्ट की रैंकिंग है। 36 रैंकिंग काफी नीचे आती है तो मैंने जानबूझकर उसे अपने नाम में शामिल कर दिया ताकि मैं खुद को याद दिलाता रहूं कि मैंने जल्दी से अपनी रैंकिंग को लेवल अप करना चाहिए। ये मेरा खुद को मोटिवेट करने का एक तरीका है। अब चांगशिंग को तो अजूर क्लाउड लिस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसीलिए टांग 36 उसे बताने लगा कि ये हमारे ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट के यंग जनरेशन की रैंकिंग है। तुम जितनी ज्यादा हायर रैंकिंग पर जाओगे उतने ही इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये लोग बात कर रहे थे कि तब तक इनका खाना भी सर्व किया गया। चांगशिंग ने देखा कि मौसम के हिसाब से तो इसमें से एक भी डिश सुटेबल बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब टांग 36 ने इतने प्यार से खाना ऑर्डर किया था तो चांगशिंग भी उसे खाने लगा। टांग 36 उससे कहता है कि शायद तुम शिंदो से बिलोंग नहीं करते, तो चांगशिंग भी उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहता है कि मैं जीनिंग माउंटेन में अपने मास्टर और सीनियर भाई के साथ मेडिसिन की पढ़ाई करता था। जीनिंग का नाम सुनते ही टांग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि ये जगह ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न बॉर्डर पर है, तुम तो काफी दूर से आए हो। जिसके बाद वो चांगशिंग से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा तो चांगशिंग उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे तो मेरे मास्टर और सीनियर भाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। मास्टर ने बताया था कि मैं मेरे सीनियर भाई को एक टोकरी में मिला था। उस दिन ठंड काफी ज्यादा थी तो मुझे सीनियर यूरियन का प्यार से छूना भी वार्म लगा। वो मुझे अपने साथ ले जाने वाले
वाले थे कि तभी वहाँ पर एक विशाल गोल्डन ड्रैगन पहुँच गया। लेकिन सीनियर भाई यूरेन मेरे सामने शील्ड बनकर खड़े रहे। तभी मेरे मास्टर जीचेन वहाँ पर पहुँच गए। वो तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई उन्हें बीट कर पाएगा। उन्होंने अपनी सोर्ड को समन कर उस ड्रैगन पर वार किया, जिससे उस ड्रैगन का विस्कर कट गया था, यानी कि ड्रैगन की बियर्ड। तो ड्रैगन तुरंत ही वहाँ से चला गया। उसी दिन से मेरी परवरिश मेरे मास्टर और सीनियर ने मिलकर की। मैं काफी ज्यादा कमजोर था, तो मेरे मास्टर ने जानबूझकर मेरा नाम चांगशिंग रखा, जिसका मतलब है ब्लेसिंग फॉर लॉन्गेविटी। मेरे भाई यूरेन भी हैंडीकैप थे, मगर उनके जैसा प्यारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे मास्टर ने हमें कभी कल्टीवेशन नहीं सिखाई। उन्होंने तो हम दोनों से 3000 स्क्रिप्चर्स की प्रैक्टिस करवाई। जब भी मैं टाइम पास करता या सवालों की गलत जवाब देता, तब मास्टर मुझे पनिश करते। सो उनके डर के मारे ही मैंने न जाने कितनी सारी किताबें फिनिश कर दी। 3000 स्क्रिप्चर्स का हर एक लफ्ज मुझे याद है। और फिर एक दिन व्हाइट क्रेन परिंदे के जरिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर किया गया। दरअसल मेरे मास्टर ने उस लड़की के ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, तो उन्होंने इस एहसान का बोझ थोड़ा सा कम करने के लिए मेरे साथ उस लड़की की शादी फिक्स कर दी। हम दोनों अक्सर ही एक दूसरे को लेटर्स भेजा करते। उसने मुझे बताया था कि जब मैं जवान हो जाऊं तब उससे मिलने के लिए मुझे शिंदो सिटी जाना पड़ेगा। वो मुझे वहाँ का खाना खिलाने वाली थी, साथ ही पूरे टाउन को भी एक्सप्लोर करना था, और मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब था। लेकिन फिर एक रात मुझे अचानक से ही तकलीफ होने लगी। मेरी वेंस ने पूरे कोर्टयार्ड को जगमगा दिया। सीनियर भाई यूरेन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरी फैमिली मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान है। मास्टर ने बताया कि मेरे इस इलनेस को कोई भी हीलर ठीक नहीं कर सकता, और यही मेरी तकदीर थी। तो उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अगर यही मेरी तकदीर है तो मैं इसे बदल के रख दूंगा। मास्टर ने मुझे बताया कि 800 सालों में बस 3 लोग ही अपनी तकदीर को पलट पाए। तो मैंने भी ये फैसला लिया कि मैं वो चौथा शख्स बनूंगा जो अपनी तकदीर को पलट के रख दे। मास्टर भी मेरे इस फैसले से काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने मुझे बताया कि शिंदो जाकर वहाँ के इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पहली रैंकिंग हासिल करो, तभी जाकर तुम्हें अपनी तकदीर को बदलने का रास्ता मिलेगा। मेरे भाई यूरिन ने मुझे वो शॉर्ट ब्लेड गिफ्ट कर दी, जो कि ड्रैगन की बियर्ड को रिफाइन करके मेरे मास्टर ने फॉर्म की थी। मेरे भाई यूरिन बात तो नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने मुझे इशारों में बताया कि उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है और वो मेरी वापिस आने का इंतजार करेंगे। चांगशिंग की ये कहानी सुनकर तो टांग 36 काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहता है मेरे भाई आज के बाद तुम्हें अपने सगे भाई जैसा प्यार करूंगा। बस मुझे एक ही बात समझ नहीं आ रही, तुम तो इतनी दूर से पहली बार शिंदो सिटी आए हो, फिर तियांदाओ अकेडमी तुमसे इतना खुन्नस क्यों निकाल रही? कहीं इसके पीछे की वजह तुम्हारा वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है? क्या तुम मुझे मेरी होने वाली भाभी का नाम बता सकते हो? जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि उसका घर इसी शिंदो सिटी में है और उसका नाम है जू यूरोंग। अब ये नाम सुनते ही टांग 36 को तो झटका लग गया। वो बताता है कि जू यूरोंग ने 10 साल की उम्र में ही ट्रू फिनिक्स ब्लड को अवेकन करके वो इस कॉन्टिनेंट की जीनियस बन गई। उसने तो अज़ुर क्लाउड लिस्ट पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की और आगे चलकर वो एक सेंटेंस बनेगी। क्या वाकई वही बंदी तुम्हारी फियांसे है? तुम श्योर तो हो ना? जिस पर चांगशिंग इमोशनल होते हुए कहने लगा कि मेरे लिए तो वो अभी भी वही शरारती बच्ची है जो मुझे ढेर सारे लेटर्स भेजती थी। लगा ही नहीं था कि आगे चलकर वो इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। मैं उसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी टांग 36 कहने लगा कि भाई अब तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई। अकेडमी ने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि डिवाइन जनरल जू के घर पर पता चल गया होगा कि तुम शिंदो सिटी में पहुंच चुके हो। और डिवाइन जनरल काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर जू यूरोंग की शादी की बात टाउन में फैल जाती तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि जू यूरोंग का होने वाला हस्बैंड तो माउंटेन में रहने वाला बंदा है। उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी, खासकर तुम्हारे उस होने वाले ससुर जी की। उसका नाम शिजी है और वो अपनी बेरहमी के लिए काफी ज्यादा फेमस भी है। अभी सारी बातें सोचकर चांगशिंग भी परेशान हो गया। वो तो अब सीधे जू फैमिली की तरफ निकल पड़ा था। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं यूरोंग को जबरदस्ती रिश्ते में नहीं बांध सकता और ना ही मेरी वजह से उसकी मुश्किलें बढ़नी चाहिए। मेरी वजह से उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं खुद होकर ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस दे दूंगा। मगर तभी यूरोंग के फादर शिजी वहाँ पर पहुँच गया। वेल ये बंदा ईस्टर
ईस्टर्न रीजन का डिवाइन जनरल था। वो चांगशिंग से कहने लगा कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेरे हवाले करके शेंदू से दफा हो जाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तो चांगशिंग भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट वापस देने ही जा रहा था, तो क्या मैं इसे जो यूरोंग को खुद पर्सनली मिलकर दे सकता हूँ। जिस पर शीजी कहने लगा कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। हालांकि चांगशिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं ये मिस यूरोंग को खुद देकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने वो सारे लेटर्स ना भेजे होते तो मैं कभी भी उनसे दोस्ती नहीं बढ़ा पाता। मगर शीजी तो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि मेरी बेटी फिलहाल सेंटेस पिक पर है, क्या तुम चाहते हो खुद यहाँ आकर पब्लिकली खुद की बेइज्जती करे? हो सकता है तुमसे मिलने के बाद वो तुम्हें हमारे घर में पनाह दे दे, और शायद यही तुम्हारा इरादा है। और इतना कहते साथ ही शीजी अपने ब्लैक यूनिकॉर्न से उस पर हमला कर देता है, जिसमें चांगशिंग भी घायल हो गया। मगर उसे पता था कि इस यूनिकॉर्न की वीकनेस कहाँ पर होगी, तो वो अपने निडल्स का यूज करके उस यूनिकॉर्न को वहाँ से भगा देता है। जो देख शीजी कह रहा था कि तुम तो कल्टीवेटर भी नहीं हो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? और फिर वो बंदा चांगशिंग पर ऑटम रेन आयरी ब्रेकिंग सेबर का इस्तेमाल करने वाला था। चांगशिंग को ऑलरेडी इस टेक्निक का नॉलेज था और वो ये भी जानता है कि इस हमले को डॉज करना इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर शीजी उससे कह रहा था कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बताओ क्या तुम वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो? लेकिन चांगशिंग ने उसे बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यूरोंग को ही दे सकता है, उसे बस यूरोंग से पर्सनली मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना था। जो सुनते साथ ही शीजी ने गुस्से में आकर अपने मल्टीपल स्लैशेस रिलीज कर दिए। यहाँ पर चांगशिंग तुरंत ही अपने माइंड में कोई ट्रिक ढूंढने लगा। उसने 3000 स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की थी, तो इस दुनिया में ऐसा कोई मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका सोल्यूशन उस स्क्रिप्चर में ना लिखा हो। इसलिए वो हर एक सेक्ट की टेक्निक को चेक करने के बाद फाइनली थंडर को समन करके आगे बढ़ने लगा। शीजी तो ये देख कर ही हैरान था कि इस लड़के ने गोल्डन नीडल का यूज करके लाइटनिंग को समन किया है। यहाँ पर वो अपनी ड्रैगन ब्लेड लेकर शीजी पर अटैक करने पहुंच गया था, मगर शीजी समय रहते एक जोरदार पंच हिट करके उसे दीवार पर पटक देता है, जिसमें चांगशिंग बुरी तरह से घायल हो गया। शीजी इतना तो समझ गया था कि ये बंदा काफी स्मार्ट, बहादुर और समझदार है। अगर ये जिंदा रहा तो आगे चलकर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। तो तुरंत ही आर्मी ब्रेकर को एक्टिवेट करते हुए अपनी ब्लड ऑरा का रिलीज करके चांगशिंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है। साथ ही यहाँ पर शीजी ने अपनी सोड को रेज करते हुए स्टार डोमेन क्रिएट कर ली, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि टांग 36 ने भी उसे दूर से ही देख लिया। वो समझ गया था कि उसका दोस्त खतरे में है, तो तुरंत ही चांगशिंग की मदद करने के लिए रवाना हो गया। इधर शीजी कह रहा था कि मेरी बेटी के पास ट्रू फिनिक्स ब्लड है, इस दुनिया में उसके जैसा और कोई नहीं। जो सुनकर चांगशिंग कह रहा था कि अगर वो पावरफुल है तो क्या फिर मुझे मौत मिलनी चाहिए? ये कहाँ का कानून है? यहाँ पर वो गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए कहने लगा कि इस दुनिया में हर एक बंदा स्पेशल है, तो आप किसी को भी ऐसे जलील नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर ही शीजी का मुंह बंद हो गया। चांगशिंग कहने लगा कि पहला तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ब्रेक करना चाहता था, मुझे लगा कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करूंगा। पहले मैं तुम्हारी सेबर आयरी को ब्रेक करूंगा और फिर तुम्हारी स्टार डोमेन को। वेल, चांगशिंग के पास कल्टीवेशन नहीं तो क्या हुआ, वो काफी ज्यादा स्मार्ट था। शीजी कितना ही पावरफुल क्यों ना रहे, चांगशिंग कभी भी पावर्स के सामने सिर नहीं झुकाता, बल्कि वो उसी को रिस्पेक्ट करेगा जो रिस्पेक्ट के लायक है। खैर, अभी दोनों एक दूसरे पर हमला कर पाए इससे पहले वहाँ पर एक बंदी पहुँच गई। उसने तो आते साथ ही कई सारे लोटस फ्लावर ब्लूम करके शीजी की सेबर आयरी को ब्रेक कर दिया। वेल, इसका नाम है मोयू और ये चीफ इंपीरियल ऑफिशियल थी। शीजी उससे कहने लगा कि मिस मोयू, मैं यहाँ पर अपने फैमिली के मैटर्स को अटेंड कर रहा हूँ, तो आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही हो? जिस पर वो कहने लगी कि मैं यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो हमारे ग्रैंड होली फादर की डिवाइन डिक्री लेके आई हूँ। जो सुनते साथ ही ये सभी लोग घुटनों पर आ गए। अब मोयू ने वो ऑर्डर पढ़कर सुना रही थी, जिसमें शेंदू के ग्रैंड होली फादर ने चांगशिंग को शेंदू में रहने की इजाजत दी थी। साथ ही उसमें ये भी बताया गया कि चांगशिंग अब स्टेट रिलीजियस एकेडमी को ज्वाइन करेगा। इसी दरमियान टांग 36 भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। इधर शीजी कह रहा था कि ये तो माउंटेन्स का एक मामूली सा मॉडल है, इसे हमारे होली फादर इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? जिस पर मोयू कहती है कि जरा सोच समझ कर बात करो, कहीं आप हमारे
ग्रैंड होली फादर के डिवाइन ऑर्डर की नाफरमानी तो नहीं करना चाहते। शीजी को पता था कि अगर वो ऑर्डर के खिलाफ गया तो होली डिवाइन उसकी ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए शीजी ने चुपचाप से अपना मुंह बंद कर दिया। वहीं पर टांग 36 धीरे से अपने दोस्त से पूछने लगा कि भाई क्या तुम वाकई शीजी की स्टार डोमेन को ब्रेक कर सकते थे? जिस पर चांगशेंग कहता है ना, मैं तो बस ब्लफ कर रहा था। जो सुनकर टांग भी खुश हो गया। वो कहता है कि भले ही तुमने झूठ बोला, लेकिन शीजी को पूरा यकीन था कि तुम में वो काबिलियत है। तब तक नई सुबह हो चुकी थी तो चांगशेंग भी वहाँ से निकल पड़ा। टांग उससे पूछता है भाई तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर चांगशेंग ने जवाब दिया कि मैं एक नई दिन की नई सुबह देखने जा रहा हूँ। साथ ही चांगशेंग मोयू का भी शुक्रिया अदा करने लगा। तो मोयू कहती है कि अब तुम जिंदा रहोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को मत बताना। खैर मैं एक और बात से क्यूरियस हूँ, भले ही हमारे ग्रैंड होली फादर ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने तुम्हें उस एबिस में बैनिश किया। वो तुम्हें किसी और सेक्ट में भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वेल मोयू स्टेट रिलीजियस एकेडमी का जिक्र कर रही थी। जब चांगशेंग और टांग वहाँ पहुँचे तब तक एक कुत्ता इस प्रॉपर्टी पर हल्का हो रहा था, जो देख तो टांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लगा कि शायद इसी वजह से तो वो शीजी चुपचाप से वहाँ से चला गया। ग्रैंड होली फादर ने तुम्हें इस खंडर में रहने के लिए बताया है, ये कोई एडमिशन नहीं बल्कि कैद खाना होगा। जिस पर चांगशेंग कहने लगा कि हमारे कंट्री में न जाने कितनी सारी रिलीजियस टॉप अकेडमीज हैं। मेरे ख्याल से ये स्टेट रिलीजियस एकेडमी उन सभी में से टॉप पर होगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह ऐसी वीरान क्यों बन गई। इसका तो किसी भी रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। सो अब टांग 36 उसे इस एकेडमी की कहानी बताने लगा। वो कहता है कि 20 साल पहले इस स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर शांग टियानहाई फैमिली की होली इम्प्रेस के रोल से खुश नहीं था, तो इस पूरी की पूरी एकेडमी ने ही टियानहाई इम्प्रेस के खिलाफ बगावत कर दी। मास्टर शांग ने इम्प्रेस से रिक्वेस्ट की थी कि उसने अपना तख्त छोड़ देना चाहिए ताकि इस दुनिया में जस्टिस को अपहोल्ड किया जाए। भले ही मास्टर शांग की बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो ठहरी एक इम्प्रेस, इसलिए ग्रैंड होली फादर ने भी उसी बंदी का साथ दिया। उन्होंने मास्टर शांग से कहा कि तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस किया है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर होली फादर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शांग के साथ साथ इस स्टेट रिलीजियस की बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया। उनके एक ही हमले में ये एकेडमी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ग्रैंड होली फादर ने तुम्हें उसी एकेडमी में क्यों भेजा होगा जिसे उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। होली फादर को पता था कि टियानहाई की रॉयल फैमिली ने दूसरी 5 अकेडमीज के साथ अलायंस फॉर्म करके इस एकेडमी के बचे हुए सभी लोगों का खात्मा किया। यानी कि इस एकेडमी में रहने के बाद तुम बिना कुछ करे ही उन 5 अकेडमीज के दुश्मन बन जाओगे। तो बताओ मेरे भाई, क्या तुम अभी भी इस बेकार सी जगह पर रहना चाहोगे? जिस पर चांगशेंग जवाब देते हुए कहने लगा कि ये जगह जीनिंग के ओल्ड टेम्पल जैसी ही हरी भरी है, ये शांत भी है और नेचर के करीब भी। इनफैक्ट ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं यहाँ पर आराम से सेटल हो जाऊंगा। वैसे भी मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में टॉप करने के बाद ही मैं अपनी तकदीर को बदल पाऊंगा, तो इस एकेडमी का स्टूडेंट बनने के बाद ही मुझे वो मौका मिल सकता है। जिस पर टांग कहने लगा भाई तुझे तो कल्टीवेशन भी नहीं पता और यहाँ कोई मास्टर नहीं है जो तेरी मदद कर पाए। जिस पर चांगशेंग कहता है कि मैंने कभी जानबूझकर कल्टीवेट नहीं किया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रोग्रेस कैसे की जाए। तो टांग 36 ने फटाफट से जाकर उसकी मेरिडियंस को चेक किया, जिसके बाद वो पैनिक होते हुए बताता है कि भाई तेरी तो हर एक मेरिडियन शैटर्ड है। इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में सिर्फ 3 महीनों का वक्त बाकी है, तो बताओ तुम इतने कम वक्त में अकेले कल्टीवेट कैसे कर पाओगे? जिस पर चांगशेंग कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि नॉलेज को गेन करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अक्सर देरी से आए लोग सबसे पहले ही टारगेट को अचीव कर सकते। मैं भी 3 महीनों में ही टॉप पोजीशन को क्लेम करूंगा। और अब ये लोग स्क्रिप्चर पवेलियन के सामने पहुंच गए। वेल यहाँ पर एक मैकेनिज्म लॉक लगा था, इसे ओपन करने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। तो चांगशेंग सीनियर इंस्ट्रक्टर जिन के पास पहुंच गया। उसने जैसे स्टेट रिलीजियस की चाबी मांगी, जिन उस पर भड़क जाता है। वो अपने गार्ड से कह रहा था कि ये बंदा बेवजह मजाक करके मेरा टाइम बर्बाद कर रहा, जल्दी से इसकी पिटाई लगा दो। तो चांगशेंग तुरंत ही उन्हें ग्रैंड होली फादर के ऑर्डर दिखा देता है। उसे देखते साथ ही जिन का रवैया तो तुरंत ही बदल गया। जो लोग चांगशेंग को कूटने आए थे वही उसे मसाज देने लगे। इतना ही नहीं, वो उससे पूछ रहे थे कि सर इतना प्रेशर ठीक है या और जोर लगाएं। तो चांगशेंग
जैसे तैसे उनसे अपनी जान छुड़ाकर जिन को ऑर्डर शो करता है। जिन तुरंत ही वो स्क्रॉल वापस करते हुए कहने लगा कि जब तुम हॉल में आए थे ना, उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सारे काम संभाल लूंगा। इतना ही नहीं, वो चाबी के साथ साथ ढेर सारे पैसे, स्टूडेंट लिस्ट, बुक और स्टैम्प भी पैक कर देता है। चांगशेंग कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि सर आप इस स्टैम्प मुझे क्यों दे रहे हो, जिस पर जिन बताता है कि अब तुम अकेले ही इस अकेडमी के करता धरता हूँ और वैसे भी रूल्स के अकॉर्डिंग तुम वहाँ के लीडर बन गए। हाँ, ये बात और है कि वहाँ पर कोई और नहीं जिस पर तुम हुक्म चला सको। सब चांगशेंग ने तुरंत ही जाकर स्क्रिप्चर पवेलियन को ओपन कर दिया। उसने देखा कि वहाँ पर ढेर सारी किताबें रखी गई हैं, जो कि 3000 स्क्रिप्चर से बिल्कुल अलग थी। चांगशेंग कहने लगा कि अकेडमी वाकई ग्लोरियस होगी। एक जमाने में यहाँ पर चहल पहल थी और आज ये जगह पूरी तरह से वीरान है। सब चांगशेंग ने वहाँ की क्लीनिंग करना शुरू कर दी, जिसमें मास्टर जिन और उसके साथी भी चांगशेंग की मदद करने लगे। जिन कह रहा था कि खुद ग्रैंड होली फादर ने आपको रिकमेंड किया है, तो आप जरूर से इलिमिनेशन रैल्म पर होंगे। तो चांगशेंग ने इसका जवाब नाम ही दिया। जिन कह रहा था कि फिर आप मैरो क्लिनजिंग रैल्म पर होंगे, तो इसका भी जवाब उसे नाम ही मिला। चांगशेंग कह रहा था कि मैं आज से ही कल्टीवेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो सुनकर ही जिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो तुरंत ही प्लम ब्लॉसम कोर्ट के मास्टर मिलिशा के पास जाकर बताता है कि उस बच्चे ने तो अभी तक कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की। अब आप ही बताएं, मैं ऐसे बंदे को सिख चलाना कैसे सिखाऊंगा। लेकिन मास्टर मिलिशा तो बिल्कुल ही रिलैक्स थे। वो कहते हैं कि कुछ फूल लेड ब्लॉसम में खिला करते हैं और हेवन उन पर अपनी रहमत बरसाता। चांगशेंग भी उन्हीं देर से खिलने वाले फूलों में से एक है। खैर, आज मैं तारों को निहारने वाला हूँ, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ रुक जाओ। हो सकता है कि आज हमें कोई खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ चांगशेंग अपनी मैरो क्लिनजिंग की बुक लेकर गार्डन में चला गया। आज उसकी कल्टीवेशन का पहला दिन था। वेल, कल्टीवेट कैसे किया जाता ये तो उसे ऑलरेडी पता था, इसलिए वो इस बुक में लिखी गई हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। वेल, यहाँ पर हमें कल्टीवेशन की लेवल्स बताई गई। पहली थी मैरो क्लिनजिंग, सेकंड थी सील्ड एलिमिनेशन, थर्ड है अप्रोचिंग द प्रोफाउंड ट्रूथ, फोर्थ है स्टार गैदरिंग, पांचवी है फॉलोइंग द सेंट और आखिर में है डिवाइन कंसीलमेंट। कल्टीवेशन के पहले पड़ाव में ये कल्टीवेटर को अपने डेस्टिनी स्टार को लाइटन अप करना पड़ेगा। वो बंदा अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से सी ऑफ स्टार्स में एंटर करेगा और फिर उस अनगिनत सितारों में से उसका खुद का डेस्टिनी स्टार ढूंढेगा। जितना स्ट्रॉन्गर उस बंदे का डिवाइन कॉन्शियसनेस होगा, उतना ही पावरफुल डेस्टिनी स्टार वो बंदा पिक कर सकता है। यहाँ पर चांगशेंग कह रहा था कि रीडिंग से डिवाइन कॉन्शियसनेस काफी अच्छे से डेवलप हो सकती थी और इसी वजह से मेरे मास्टर ने हमेशा ही रीडिंग के लिए बताया, ना कि कल्टीवेशन के लिए। और आज मेरी परीक्षा है। यहाँ पर हम चांगशेंग की सोल को देख पाते, जो कि सी ऑफ स्टार्स में पहुंच गई थी। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम सी ऑफ स्टार्स को विटनेस किया था। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है और अब उसे इन लाखों करोड़ों सितारों में उसका डेस्टिनी स्टार ढूंढना था। थोड़ी देर में वो रेड कलर का स्टार उसे नजर आता है। वेल, इस फिनोमिना को जिन और मास्टर मिलिशा भी देख पा रहे थे। जिन कहने लगा कि ऐसा गजब का डेस्टिनी स्टार तो मैंने पहली बार देखा है और राइजिस अकेडमी से स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही। शायद ये स्टार हमारे चांगशेंग का होगा, जिस पर मास्टर मिलिशा ने भी हाँ में जवाब दिया। इधर जीनिंग में चांगशेंग के मास्टर और सीनियर युनरेन भी सितारे को देख पा रहे थे। युनरेन इशारों में मास्टर से कहने लगा कि सितारा मुझे जाना पहचाना मालूम हो रहा, कहीं ये हमारे चांगशेंग का तो नहीं है। तो मास्टर कहते हाँ, ये उसी का है और ये डेस्टिनी स्टार काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा, मगर वो काफी ज्यादा दूर है, तो चांगशेंग को सी ऑफ स्टार में मौजूद लाइफ एंड डेथ गेट को पार करना पड़ेगा। इधर चांगशेंग तो काफी ज्यादा खुश होकर अपने डेस्टिनी स्टार की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर तभी वो लाइफ एंड डेथ गेट से टकरा जाता है। वो गेट उसे आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। चांगशेंग ने ऐसे किसी गेट के बारे में पढ़ा नहीं था, उसे तो बस अपने डेस्टिनी स्टार को हासिल करना है। मगर जैसे उसने डोर को टच किया, उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस डैमेज होने लगी, यानी कि इस गेट को पार करने से उसकी माइंड स्पेस पूरी तरह से शैटर होकर उसकी मौत हो सकती है। मगर चांगशेंग तो पक्के इरादों वाला बंदा था। वो कहता है कि तकदीर को बदलने का ये मेरा पहला कदम है, मैं अभी से तो पीछे नहीं हट सकता। इसलिए वो उस गेट को पुश करने लगा। जितनी उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस डैमेज होगी, उतना ही उसका डेस्टिनी स्टार कमजोर पड़ेगा। इधर युनरेन भी घबराते हुए मास्टर से कह रहा था कि जूनियर की ऑरा तो कमजोर पड़ गई। वहीं पर चांगशेंग लाइफ एंड डेथ डोर की एनर्जी से पीछे की तरफ पुश हो गया। इस पल में उसे अपने मास्टर की कई बातें याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि जब तुम कल्टीवेशन की जर्नी शुरू करोगे, तब तुम्हें न जाने कितनी ही बार लाइफ एंड डेथ सिनारियो को फेस करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचो कि
जिंदगी बहुत छोटी है तो तुम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाओगे। वहीं पर चांगशेंग का डेस्टिनी स्टार और भी ज्यादा फीका पड़ गया था, जो देख उसके मास्टर युनरेन भी मायूस हो गए। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो स्टार पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, जो देख जिन भी परेशान हो जाता है। वो कह रहा था कि कहीं चांगशेंग फेल तो नहीं हो गया, जिस पर मास्टर मिलिशा कहते कि बस थोड़ा सा इंतजार करो। इधर चांगशेंग को अपने बचपन की बातें याद आने लगी। वो सोचता है कि अगर मेरा इलनेस बढ़ा तो मैं मेरे अपने ही लोगों का बोझ बढ़ा दूंगा, मुझे तो उनका सहारा बनना है। मैं अपने मास्टर और सीनियर को निराश नहीं कर सकता, मुझे जीना है ताकि इस दुनिया की खूबसूरती को देख पाऊं। मैं मास्टर को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, मुझे यूरोंग से भी मिलना है। और उतने में ही चांगशेंग की बॉडी में ढेर सारी ऑरा समाने लगी। दरअसल उसका डेस्टिनी स्टार ही उसकी मदद कर रहा था, इसलिए चांगशेंग ने एक ही सेकंड में उस लाइफ एंड डेथ गेट को ब्रेक कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही पूरा आसमान चमकने लगता है। मास्टर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वहीं पर जिन की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहते हैं कि इस बच्चे ने तो डेस्टिनी स्टार को लाइटन अप किया, वाकई ये बंदा बहुत ही ज्यादा खास है, वरना ऐसा खूबसूरत डेस्टिनी स्टार किसी के पास नहीं होता। वहीं पर मास्टर मिलिशा कह रही थी, देखा ना मैंने कहा था कुछ फूल खिलने के लिए थोड़ा सा वक्त लेते हैं, मगर उनकी खुशबू कमाल की होती। वल इस नजारे को जू यूरोंग ने भी देख लिया। वो कहती है कि ऐसा अद्भुत सितारा तो सिर्फ मेरे लिटिल टाओइस्ट का ही हो सकता है। शायद उसने कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी और पहले ही दिन पूरे शेंदू को जगमगा दिया। इधर वो डेस्टिनी स्टार सीधे चांगशेंग के पास पहुंच गया। चांगशेंग और उसने एक दूसरे को टच करते ही वहाँ पर कई सारे रंग बिखेरने लगे और फाइनली उस सितारे की पावर्स हासिल होते साथ ही चांगशेंग मैरो क्लिंजिंग की स्टार टेम्परिंग बॉडी लेवल पर पहुंच गया। वेल इस लेवल पर पहुंचने के बाद चांगशेंग दूसरों की बीमारियों को भी ठीक कर सकता था। इनफैक्ट चांगशेंग की ऑरा की खुशबू पड़ोस में झूले पर बैठी हुई एक लड़की तक भी पहुंच गई, इसलिए वो तुरंत ही पेड़ पर क्लाइम करके उस एनर्जी को ट्रैक करने लगी। वो कह रही थी कि ये डेस्टिनी स्टार काफी ज्यादा कमाल का था, शायद ये बंदा मेरी इलनेस को क्योर कर पाएगा। तो तुरंत ही 1000 माइल टेलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से रवाना हो गई। वो बंदी सीधे रिलीजियस अकेडमी में पहुँच गई। वो कहती कि अंकल जिन तो अब मुझे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे, उन्हें लग रहा होगा कि मैं कोसों दूर चली गई, लेकिन मैं तो बस पड़ोस में आई हूँ। अरे वो चांगशेंग के पास जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर वो बंदी कैरी में ट्रैप हो गई, जहाँ पर एक कल्टीवेटर उससे कह रहा था, योर हाइनेस आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई, मैं न जाने कब से ही आपका इंतजार कर रहा था। इधर चांगशेंग ने भी उस फॉर्मेशन को देख लिया, मगर उसे वो लड़की वहाँ पर नजर नहीं आती। वेल इस बंदी का नाम है बाई लियोहेंग और ये बाइडी सिटी की प्रिंसेस थी। वो बंदा उससे कह रहा था कि जब से तुमने रेड रिवर क्रॉस की है तभी से मैं तुम पर नजर रखे हुए था। लियोहेंग समझ गई थी कि ये बंदा तो एक डीमन है, इसलिए वो तुरंत ही अपने 1000 माइल टेलिस्मान का यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उस बंदे ने वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसे स्मोकलेस रेल्म कहा जाता। वेल इसे डीमन लॉर्ड के एक स्पेशल आर्टिफैक्ट से बनाया गया था। साथ ही वो बंदा उसे कह रहा था कि स्टार गैदरिंग रेल्म का मास्टर भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता, तुम यूँ समझ लो कि तुम्हारी मौत कंफर्म है। जिसके बाद वो बंदा लियोहेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसी दरमियान लियोहेंग भी अपने फॉलिंग रेन विप को समन कर लेती है, मगर वो डीमन इतना ज्यादा तेज था कि लियोहेंग उसे जरा भी घायल नहीं कर पाती। साथ ही वो बंदा कह रहा था, प्रिंसेस तुम्हारी तो मेरिडियंस ब्लॉक है, मैं तुम्हें काफी आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन लियोहेंग एम्परर फैंग को बाहर निकाल कर उसकी ट्रू एसेंस का यूज करते हुए इस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर देती है, मगर इसमें तो लियोहेंग और भी ज्यादा घायल हो गई। वो अब अपने ट्रू एसेंस का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगी। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसे खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन उसी वक्त चांगशेंग ने स्टार रिफ्लेक्ट द विसेरा की चैंटिंग करना शुरू कर दी, जिसकी मदद से लियोफेंग अपनी पावर का यूज कर पा रही थी। इधर वो डीमन शॉक था कि यहाँ पर आखिर है कौन जो लियोहेंग की मदद कर रहा। दरअसल चांगशेंग ने डायरेक्शंस मार्क करते हुए लियोहेंग को उस डीमन का लोकेशन बता दिया, जिसके चलते लियोहेंग उस पर अपनी फॉलिंग रेन विप से अटैक करने लगी, जिसमें वो डीमन काफी ज्यादा घायल हो गया था। वो कहता है कि ये लड़की कमजोर है, इसकी मेरिडियंस ब्लॉक होने की वजह से मंत्रास का यूज नहीं कर सकती, तो फिर वो कौन है जो इसे मेरा लोकेशन बता रहा। और उतने में चांगशेंग की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो डीमन उससे कह रहा था कि मेरी मूवमेंट टेक्निक को कोई भी भाप नहीं सकता, ये हम डीमंस की एक सीक्रेट टेक्निक है, मगर तुमने तो मेरी हर एक मूव का अंदाजा लगा लिया। जिस पर चांगशेंग कहने लगा कि तुम्हारी इस फॉर्मेशन में टोटल 3016 वेरिएशंस हैं, तो मैंने स्टडी करते हुए इसके हर एक वेरिएशन को रट लिया था। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मगर ये मिशन आज पूरा जरूर होगा। और फिर उसने अपनी ही सोड को खुद की बॉडी में पियर्स कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी
लॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। वेल इसे स्मोकलेस हेवनली एनिहिलेशन कहा जाता था, जिसमें आसमान से एक बहुत ही भयानक आर्टिफैक्ट बाहर आने लगा। लियो हेंग चांगशिंग को बता रही थी कि ये डीमंस का बहुत ही खतरनाक आर्टिफैक्ट है, हमें इसे कुछ भी करके रोकना होगा। अगर ये असेंड हुआ तो हमारे सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। मगर जैसे उस आर्टिफैक्ट पर अटैक करती है, उस स्मोकलेस ने उसे पीछे ढकेल दिया। यहाँ पर चांगशिंग को याद आता है कि इस आर्टिफैक्ट के बारे में उसने पढ़ा था। पहले टॉप 100 आर्टिफैक्ट्स की रैंकिंग में 3rd नंबर पर आया था, मगर फिर एक मास्टर ने इसे डैमेज कर दिया, जिसके चलते ये अब 19वें नंबर पर है। सब चांगशिंग ने तुरंत ही अपने ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि अगर मैं अपने इस डैगर से एक क्रैक बना दूं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। ड्रैगन सोर्ड के हल्के से अटैक से स्मोकलेस डैमेज हो गई। इस वेपन के ऑरा को जिंगचुआन नाम के डिवाइन इंपीरियल जनरल ने भी देख लिया था, तो वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को उस पर रिलीज कर देता है, जिससे स्मोकलेस पियर्स होकर जिंगचुआन की तलवार सीधे उस डीमन की बॉडी में पियर्स हो गई, जिसके चलते वो डीमन काफी ज्यादा घायल हो गया। और तभी जिन नाम का बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। दरअसल जिन बाइडी सिटी का ग्रैंड स्टुअर्ड था। वो तुरंत ही उस डीमन के वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी पावर से उस डीमन को चोक करने लगा। हालांकि तब तक जिंगचुआन भी वहाँ पर पहुँच गया। वो जिन से कहता है कि मैं इस बंदे को जाओ डंजन में डालना चाहता हूँ, इससे हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती, तो क्यों ना तुम इस मैटर से दूर रहो। जिस पर जिन कहता है कि 3 दिनों तक तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो, मगर ये चौथे दिन जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते साथ ही जिंगचुआन उस डीमन को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। अब चांगशिंग वहाँ से जाने वाला था कि तभी जिन उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सामने एक जेड डिस्क पेश करता है। वो कह रहा था कि इसे कहीं पर भी एक्सचेंज करो और आपको 10,000 गोल्ड टेल्स मिल जाएगी, मगर चांगशिंग ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे तो बस पढ़ाई और कल्टीवेट करना है, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। जो सुनकर जिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये लड़का तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसने इतने बड़े फॉर्चून को ठुकरा दिया। और अब हमें लियो हेंग की कहानी बताई गई, जो कि बाइडी सिटी की प्रिंसेस थी, मगर उसकी मेरिडियंस में ह्यूमन और डीमन के ट्रेड्स होने की वजह से वो कल्टीवेशन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तो राजा ने फैसला लिया कि 3 सालों बाद वो लियो हेंग की शादी किसी और राजघराने में करा देंगे। वो कल्टीवेट नहीं कर सकती थी, तो उसके फादर उसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। हालांकि लियो हेंग की ख्वाहिशी तो कुछ और थी, उसे एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना था। जब उसे होश आया तब वो अंकल जिन को बताने लगी कि हमारा वो नया पड़ोसी मेरी मेरिडियंस को ठीक कर सकता है। अगर उसने मुझे क्योर किया तो मैं जरूर से अपनी किस्मत को बदल पाऊंगी। इधर चांगशिंग कहने लगा कि कल रात तो मेरा सारा रूटीन ही बिगड़ गया, ना मैं स्टारलाइट को एब्सॉर्ब कर पाया और ना ही ठीक से सो पाया, लेकिन आज सब कुछ शांत है तो मैं पूरा दिन अच्छे से यूज करूंगा। लेकिन उतने में ही लियो हेंग वहाँ पर पहुँच गई, उसे थैंक्स बोल रही थी। तो चांगशिंग भी उसकी बात सुनकर तुरंत ही दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन लियो हेंग तो उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाई थी, जिसमें कांग्योन बुक्स, प्रेशियस हर्ब्स और नाइट पर्ल शामिल थे। चांगशिंग तो बुक्स को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। लियो हेंग कह रही थी कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज इन्हें एक्सेप्ट करके मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए। अब ये सुनकर ही चांगशिंग भी हैरान हो गया। लियो हेंग उसे बताती है कि मेरी मेरिडियंस में कुछ तो गड़बड़ी है, कोई भी अकेडमी इसे ठीक नहीं कर पाई, लेकिन आपकी ऑरा से मुझे काफी बेटर महसूस हुआ था, तो सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। हालांकि चांगशिंग को उसकी बातों में दम नजर नहीं आ रहा था। वो कहता है कि मेरे पास कोई हीलिंग एबिलिटीज नहीं। तो अपनी बात को साबित करने के लिए लियो हेंग ने अपने विप से उस पर हमला कर दिया, तो बदले में चांगशिंग ने भी अपनी निडल उसमें पोक कर दी, जिससे तो लियो हेंग की मेरिडियन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आती है। यानी कि चांगशिंग वाकई इस बंदी की मेरिडियंस को ठीक कर सकता था, लेकिन अभी भी वो उसे अपने डिसाइपल बनाने के लिए राजी नहीं। खैर, लेकिन लियो हेंग भी काफी ज्यादा जिद्दी थी, वो भी हर जगह उसका पीछा करने लगी। वो चाहे मार्केट में जाए या फिर गार्डन में, हर जगह ये बंदी उसके साथ थी। बेचारा चांगशिंग सोच रहा था कि यहाँ उसे प्राइवेसी मिलेगी, लेकिन लियो हेंग ने तो उसकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी। जब वो कल्टीवेट करने बैठा तभी बंदी उसी के पास जाकर सो गई। यहाँ पर चांगशिंग जिस स्टारलाइट को एब्सॉर्ब कर रहा था, वो सारी लियो हेंग की बॉडी में जाने लगी। चांगशिंग समझ गया था कि इस बंदी की वजह से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं रह पाएगा, इसलिए वो लियो हेंग को बता देता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, मैं एक मास्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ और ना ही मेरे पास उतना वक्त है। मुझे अपनी स्टडी और कल्टीवेशन पर फोकस करना है, तभी जाकर मैं इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम दे पाऊंगा। मुझे उसमें फर्स्ट रैंकिंग हासिल करनी है। जिस पर लियो हेंग कह रही थी कि अगर आपने वो एग्जाम दिया तो आपको ही फर्स्ट रैंकिंग मिलने वाली है। तो चांगशिंग भी ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि ये बंदी उस पर इतना ज्यादा बिलीव कर रही। वो उससे कहता है देखो हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो प्लीज मुझे और तंग मत करो। जिसके बाद वो लियो हेंग
हेंग के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर चुका। अगली सुबह जब उसने डोर ओपन किया तब उसकी नजरें लियो हेंग को ढूंढने लगी। खैर वो तो वहाँ पर थी नहीं, तो चांगशेंग भी अपने काम में बिजी हो गया। मगर अब उसे लियो हेंग की याद आ रही थी। उसने लियो हेंग के फेस पर दरवाजा बंद किया था, तो उसी बारे में सोचकर गिल्टी फील करने लगा। वो कहता है कि मैंने उस बंदी के साथ काफी बुरा बर्ताव किया, एक जेंटलमैन तो ऐसा नहीं करता। और उतने में ही उसे तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगी। वो देखता है कि लियो हेंग तो अकेडमी की दीवार को ब्रेक कर रही है। वो कह रही थी, सीनियर आपने कहा था कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, इसलिए मैंने ये नया वाला रास्ता बना दिया। मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ। बेचारा चांगशेंग तो इतना ज्यादा डर गया कि वो बिना शर्ट की ही टांग 36 के घर पहुँच जाता है। टांग कह रहा था, भाई मुझे पता ही था कि तुम उस अकेडमी में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले, मगर इतनी तेजी के साथ तुम्हारी वापसी होगी इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। सो चांगशेंग उसे सारी कहानी बता देता है। टांग 36 उससे कह रहा था कि उस अकेडमी ने इम्प्रेस टियान हाई को डिफाई किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ पर कोई और पढ़ नहीं सकता। तुम एक काम करो, उस बंदी को अपनी डिसाइपल बना लो। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि डिसाइपल एक्सेप्ट करना एक सीरियस मैटर है, और वैसे भी उसके पास स्पेशल एबिलिटीज है, भला मेरे जैसा बंदा उसे क्या सिखाएगा। तो टांग कहता है कि ये बताओ ना कि तुम डरपोक हो, तुम अपने तकदीर के खिलाफ गए, शीजी से भी नहीं डरे, इनफैक्ट स्टेट रिलीजियस एकेडमी में एडमिशन लेकर पूरी दुनिया के दुश्मन बन गए, मगर तुम एक छोटी बच्ची को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अगर मैं एग्जाम में टॉप नहीं कर पाया तो मेरी तकदीर मुझे खत्म कर देगी। तो टांग कहता है, भाई तू जल्दी नहीं मरने वाला, तू नेक दिल और बहादुर है, इसलिए तो मैंने तुझे अपना भाई बनाया। तू लोगों को ऐसे खुद से दूर नहीं कर सकता, लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। इधर लियो हेंग काफी ज्यादा मायूस हो गई और जिनसे कहती है कि सीनियर काफी देर से वापस नहीं लौटे, मेरे ख्याल से वो मुझसे नाराज है। वही दूसरी तरफ चांगशेंग काफी तेजी के साथ अकेडमी की तरफ वापस जा रहा था। वो सोचता है कि उस लड़की ने मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे अपना मास्टर बनाने के लायक समझा, और बदले में मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। इधर जिन लियो हेंग से कह रहा था कि वो बंदा आपकी मेरिडियंस को हील कर सकता है, तो क्या आप वाकई इस मौके को गंवाना चाहती हो। जिस पर लियो हेंग कह रही थी कि मैं सीनियर को परेशान नहीं करना चाहती, और मैं एक प्रिंसेस हूँ, ऐसे किसी को तंग करना मेरी शान के खिलाफ है। मेरे ख्याल से यहाँ से बाइडी सिटी जाना ही सही रहेगा। इधर चांगशेंग खुद को ही कोस रहा था कि उसने इस मासूम लड़की को हर्ट किया। तो अब वो उसी रास्ते के पास पहुँच जाता है जो कि लियो हेंग ने बनाया था, मगर उसने देखा कि लियो हेंग तो वहाँ से जा चुकी थी, जिससे चांगशेंग का दिल टूट गया। मगर तभी उसे पीछे से लियो हेंग की आवाज आती है। उससे कह रही थी कि सीनियर मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको राइस केक पसंद है, तो एक केक्स मैं आपके लिए लेके आ गई। मैंने आपको काफी ज्यादा तंग किया था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और तभी ये लोग देखते हैं कि मास्टर जिन और साओ वहाँ पर पहुँच गए। जिन साओ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज हमारे अकेडमी को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, 20 सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया, मगर अब एक बंदा यहाँ पर रहने आया है। जिस पर साओ कह रहा था कि ये जगह तो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, पता नहीं किस बेवकूफ ने इसे अपना घर बना लिया। और उतने में ही उसकी नजर पड़ी चांगशेंग पर। चांगशेंग साओ से पूछता है कि बताओ आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो जिन कहने लगा कि जल्द ही इंपीरियल एग्जाम होने वाले हैं, तो उसी खुशी में इंपीरियल पैलेस ने दावत रखी, जिसमें सभी अकेडमीज को इनवाइट किया गया। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपकी अकेडमी को भी न्योता भेजा जाए। जिस पर साओ कह रहा था कि ना, इसे तो इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग एक सेक्ट में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, और इस कचरे के पास तो एक भी डिसाइपल नहीं। वो चांगशेंग से कह रहा था कि तेरे जैसा लूजर उस दावत में आके क्या करेगा, और आगे चलकर वैसे भी कोई इस खंडर अकेडमी को ज्वाइन नहीं करने वाला। उतने में ही लियो हेंग कहती कि मैं यहाँ की डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। जिन भी कह रहा था कि चांगशेंग प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लो। तो चांगशेंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरी डिसाइपल बनी भी तो भी मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, और मेरी वजह से तुम्हें हर बार जलील किया जाएगा। जिस पर लियो हेंग कह रही थी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चांगशेंग भी उसे अपने डिसाइपल बनाने के लिए राजी हो गया, जो देखकर साओ के तो खून में आग लग गई। वो कह रहा था कि ऐसे ही डिसाइपल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके लिए तो एक रिचुअल को फॉलो करना पड़ता है। तो लियो हेंग तैयार होकर अपने मास्टर के सामने ऑफरिंग लेकर पहुंच गई, जिसे चांगशेंग ने भी एक्सेप्ट करके अपने मास्टर को रिस्पेक्ट दे दी। यहाँ पर लियो हेंग उसके सामने अपना माथा टेकते हुए अपने मास्टर को ऑनर करती है। पहले बो ने उसने अपने मास्टर को हेवन का दर्जा दिया, जब उसने दूसरी बार अपना सिर झुकाया तब वो अपने मास्टर को अर्थ का दर्जा दे रही थी, और तीसरे बो डाउन में चांगशेंग को ह्यूमैनिटी का दर्जा मिला। यहाँ पर जिन तो काफी ज्यादा खुश हो गए, और वहीं पर चांगशेंग भी अपने डिसाइपल को देख इमोशनल हो गया, और फिर उसने स्टेट रिलीजियस एकेडमी की बुक में लियो हेंग का नाम लिखकर उस पर मोहर लगा दी। यानी कि अभी दोनों रॉयल फैमिली की दावत को भी अटेंड कर सकते थे। और जलकुटा साओ भी
ही इन्हें कुछ गालियां देते हुए वहाँ से चला गया। लियो हिंग कह रही थी मास्टर ये बंदा तो काफी ज्यादा बदतमीज है, क्या आपको इस पर गुस्सा नहीं आया? जिस पर चांगशेंग कह रहा था कि गुस्सा होने के लिए मेरे पास उतना वक्त नहीं है, अब तो हमें उस दावत में जाकर हमारी एकेडमी को रिप्रेजेंट करना होगा। जो सुनकर ही लियो हिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, जिसके बाद हमें टियानहाई रॉयल फैमिली के हंटिंग ग्राउंड का नजारा दिखाया गया। साओ यहाँ आकर एक बंदे को बता रहा था कि मैंने उस चांगशेंग को बस थोड़ा सा उकसा दिया और वो बेवकूफ दावत में आने के लिए तैयार हो गया। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपने एक सिपाही को खत्म करते हुए कह रहा था कि फिर तो मैं चांगशेंग को सबके सामने मार दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि चांगशेंग की गर्दन काटने में मुझे कितना वक्त लगेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।